पुस्तक 6 पेज नंबर 342। और इस तरह अंग्लोकन जब तर्क थक गया तो आखिरकार सच्चे और झूठे दार्शनिक सामने आ गए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि रास्ता छोटा किया जा सकता है। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता, और फिर भी मेरा मानना है कि अगर चर्चा इसी एक विषय तक सीमित होती और अगर हमारे सामने कई और सवाल न होते तो हम दोनों को एक बेहतर तरीके से देख पाते जिन पर उसे विचार करना चाहिए। जो यह देखना चाहता है कि नेक लोगों की ज़िंदगी नाइंसाफ़ी करने वालों से किस तरह अलग होती है। और अगला सवाल क्या है, उन्होंने पूछा। मैंने कहा, ज़रूर, जो इसके बाद आता है, क्योंकि सिर्फ फिलोसोफर ही हमेशा रहने वाले और न बदलने वाले को समझ सकते हैं, और जो लोग बहुत सारे और बदलने वाले के इलाके में भटकते हैं वे फिलोसोफर नहीं। इसलिए मुझे अपना पूछना होगा कि इन दोनों में से कौन सा वर्ग हमारे राज्य का शासक होना चाहिए, और हम इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। दोनों में से जो भी हमारे राज्य के कानून और संस्थाओं की सबसे अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है उसे हमारा संरक्षक बनने दें। बहुत अच्छा, मैंने कहा। क्या इस बात पर कोई सवाल नहीं उठता कि गार्जियन किसी चीज़ को रखता है और उसके पास आंखें होने चाहिए या नहीं? इसमें कोई सवाल नहीं उठता। और क्या वे लोग जो हर चीज़ के असली रूप के ज्ञान में वाकई कम है और जिनकी आत्मा में कोई साफ पैटर्न नहीं है और जो एक पेंटर की नज़र से भी पूरे सच को नहीं देख सकते और उस असली चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, और दूसरी दुनिया की पूरी नज़र को रखते हुए भी अगर पहले से तय नहीं होता तो सुंदरता, अच्छाई, न्याय और नियमों को व्यवस्थित कर सकते हैं और उनके नियमों की रक्षा और उन्हें बनाए रख सकते हैं। मैं पूछता हूँ कि क्या ऐसे लोग बस अंधे नहीं हैं? और उन्होंने जवाब दिया, सच में वे लोग इसी हालत में हैं। और क्या वे हमारे गार्डियन होंगे जब दूसरे लोग भी हैं जो अनुभव में उनके बारे में और किसी भी खासियत है से में उनसे कम नहीं है और हर चीज़ की सच्चाई भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में यह सबसे बड़ी खूबी है उन्हें रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं हो सकता। उन्हें हमेशा पहला स्थान मिलना चाहिए जब तक कि वे किसी और मामले में फेल न हों। मैंने कहा, मान लीजिए कि हम यह तय करते हैं कि वे इस और दूसरी खूबियों को किस हद तक एक कर सकते हैं हर तरह से। सबसे पहले, जैसा कि हमने देखा, फिलोसोफर का नेचर पता लगाना होगा, हमें उसके बारे में समझाना होगा, और जब हम ऐसा कर लेंगे तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम यह मानेंगे कि गुणों का एक ऐसा मुमकिन है और जिनमें वे एक साथ और सिर्फ वही लोग राज्य में शासक होने चाहिए। आपका क्या मतलब है? मान लीजिए कि फिलोसफिकल दिमाग हमेशा ऐसा ज्ञान को पसंद करते हैं जो उन्हें हमेशा रहने वाला स्वभाव दिखाता है, जो पीढ़ी और बिगड़ने में से बदलता नहीं है। मान गया। और आगे मैंने कहा, चलो हम इस बात पर भी सहमत होते हैं कि वे हर सच्चे इंसान को पसंद करते हैं जो करते हैं कोई भी हिस्सा, चाहे वह बड़ा हो या छोटा या ज़्यादा हो या कम इज्जतदार है, क्योंकि ऐसा नहीं है जिसे वे छोड़ने को तैयार हों। जैसा कि हमने पहले प्रेमी और बड़े होने की चाह रखने वाले आदमी के बारे में कहा था, सत्य है। और अगर उन्हें वही बनना है जो हम यह बता रहे थे, तो क्या कोई और क्वालिटी नहीं है जो उनमें नहीं होनी चाहिए? क्या क्वालिटी? सच्चाई। वे कभी भी जानबूझकर अपने मन में झूठ नहीं लगाएंगे जिससे उन्हें नफरत है, और वे सच्चाई से प्यार करेंगे। हाँ, यह बात उनके बारे में पक्की कही जा सकती है। मैंने जवाब दिया, हो सकता है मेरे दोस्त। हो सकता है मेरे दोस्त, यह शब्द सही नहीं है, बल्कि जरूर मानना चाहिए। कहो, क्योंकि जिसका स्वभाव किसी भी चीज़ से प्यार करने वाला होता है वह अपने प्यार की चीज़ से जुड़ी या मिलती जुलती हर चीज़ से प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाता। ठीक है, उसने कहा। और क्या सत्य से ज़्यादा बुद्धिमानी के समान कोई और चीज़ है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक ही स्वभाव का व्यक्ति ज्ञान या प्रेमी और झूठ का प्रेमी हो सकता है? कभी नहीं। तो फिर सीखने के सच्चे प्रेमी को अपनी जवानी से ही, जहाँ तक उसके अंदर हो, सारे सच की चाहत रखनी चाहिए, यकीनन। लेकिन फिर जैसा कि हम अनुभव से जानते हैं कि जिसकी इच्छाएं एक ही दिशा में मजबूत होती हैं वे दूसरी दिशा में कमज़ोर होंगी। वे एक ही नदी की तरह होंगी जिससे किसी दूसरी दिशा में खींच लिया गया हो। सत्य है, जिसकी इच्छाएं हर रूप में ज्ञान की ओर खींची रहती हैं वह आत्मा के सुखों में डूबा रहेगा और शारीरिक सुख शायद ही महसूस होगा। मेरा मतलब है, अगर वह एक सच्चा दार्शनिक है, न कि दिखावा करने वाला।
यह तो पक्का है। ऐसा इंसान जरूर शांत और लालची होगा, क्योंकि जो वजहें दूसरे इंसान को पाने और खर्च करने के लिए उकसाती हैं, उनके स्वभाव में उनकी कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल सच। फिलोसफिकल नेचर के एक और क्राइटेरिया पर भी विचार करना होगा। वह क्या है? उदारता का कोई छिपा हुआ कोना नहीं होना चाहिए। उस आत्मा के लिए नीचता से ज़्यादा नुकसानदायक कुछ नहीं हो सकता, जो हमेशा भगवान और इंसान दोनों की चीज़ों की चाहत रखती है। उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल सच। तो फिर जिसके मन में बड़ाई है और जो हर समय और हर चीज़ को देखता, वह इंसानी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कैसे सोच सकता है? वह नहीं कर सकता। या क्या कोई क्या ऐसा कोई मौत का डर पैदा कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर कायर और मतलबी स्वभाव का सच्चे दर्शन में कोई हिस्सा नहीं है, हरगिज़ नहीं। या फिर क्या वह जो सामंजस्य पूर्ण रूप से बना है, जो लालची या लालची नहीं है? एक या एक शेखी बगाड़ने वाला या एक कायर, वह कहता है, मैं कहता हूँ, अपने व्यवहार में कभी अन्यायपूर्ण या कठोर हो सकता है? असंभव। फिर आप जल्दी ही देख लेंगे कि कोई आदमी न्यायप्रिय और सज्जन है या असभ्य और मिलनसार नहीं। ये वो निशानियां हैं जो जवानी में भी दार्शनिक स्वभाव को गैर दार्शनिक स्वभाव से अलग करती हैं। सत्य है। एक और बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात है? चाहे उसे सीखने में मजा आए या ना आए, क्योंकि कोई भी चीज़ उस चीज़ से प्यार नहीं करेगा जिससे उसे दर्द हो, और जिसमें बहुत मेहनत के बाद भी वह बहुत कम तरक्की कर पाए। हरगिज़ नहीं। और फिर अगर वह भुलक्कड़ है और जो कुछ भी वह सीखता है उसे याद नहीं रखता, तो क्या वह एक खाली बर्तन नहीं है? यह तो पक्का है। बेकार में मेहनत करते हुए आखिर में उसे खुद से और अपने बेकार काम से नफरत हो जाएगी। हाँ, तो फिर जो आत्मा भूल जाती है उसे असली फिलोसफिकल नेचर में नहीं गिना जा सकता। हमें यह बात पर जोर देना चाहिए कि फिलोसोफर की याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, निश्चित रूप से। और एक बार फिर, बेमेल और गलत स्वभाव सिर्फ बेमेल ही हो सकता है, निश्चित रूप से। और क्या आप सत्य को अनुपात के समान मानते हैं या अनुपातहीनता के समान? अनुपात में। फिर दूसरे गुणों के अलावा हमें एक नेचुरली अच्छा और दयालु मन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, जो अपने आप हर चीज़ के असली रूप की ओर बढ़ेगा, निश्चित रूप से। तो क्या ये सभी गुण जो हम बता रहे हैं एक साथ नहीं, और क्या ये एक तरह की आत्मा के लिए ज़रूरी नहीं, जिसे होने में पूरी और सही भागीदारी मिलनी है? उन्होंने जवाब दिया, ये बिल्कुल ज़रूरी है। और क्या एक ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए जो बिना किसी गलती के हो, जिसे सिर्फ वही कर सकता हो जिसकी याददाश्त सच्ची हो और जो जल्दी सीखता हो? नेक, दयालु, सच्चा, न्याय, हिम्मत, संयम का दोस्त और जोश के रिश्तेदार हों। उन्होंने कहा कि जलन के देवता को भी ऐसी स्टडी में कोई गलती नहीं मिली। जैसे मैंने कहा, उसके जैसे लोगों को, जब वे सालों और पढ़ाई लिखाई के काबिल हो जाएंगे, और सिर्फ उन्हीं को उन्हीं को आपके राज्य सौंपेंगे। जहाँ एडेमेंटस ने बीच में टोकते हुए कहा, सुकरात, इन बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जब आप इस तरह बात करते हैं तो सुनने वालों के मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। उन्हें लगता है कि सवाल पूछने और जवाब देने में उनकी अपनी स्किल की कमी की वजह से वे बहस के हर कदम पर थोड़ा भटक रहे हैं। वे छोटी छोटी बातें जमा होती जाती हैं और बातचीत के आखिर में उन्हें बुरी तरह का हार सामना करना पड़ता है, और उनकी सारी पुरानी सोच उल्टी पुल्टी लगती है। और जैसा बिना स्किल वाले खिलाड़ी आखिर में अपनी ज़्यादा स्किल वाले दुश्मन के हाथों बन जाते हैं और उनके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं बचता, वैसे ही वे भी आखिर में सुख को बंद पाते हैं, क्योंकि इस नए खेल में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता कि कौन से शब्द काउंटर हैं, और फिर भी वे हर बार सही होते हैं। यह बात मुझे अभी जो हो रहा है उससे समझ आ रही है। हम में से कोई भी यह कह सकता है कि भले ही वह शब्दों में आपकी बात हर कदम पर नहीं समझ सकता, लेकिन वह सच कह देखता है कि फिलोसफी को मानने वाले लोग जब न सिर्फ जवानी में पढ़ाई के तौर पर, बल्कि बड़े होने पर भी बड़े होने पर भी इसकी पढ़ाई करते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर अजीब शैतान बन जाते हैं, या यूँ कहें कि पूरी तरह से बदमाश। और जो लोग उनमें से सबसे अच्छे माने जा सकते हैं, वे उसी पढ़ाई की वजह से दुनिया के लिए बेकार हो जाते हैं जिसकी आप तारीफ करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे गलत हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है। मेरा जवाब सुनिए। मेरी राय है कि वे बिल्कुल सही हैं। तो फिर आप यह कह सकते हैं कि शहरों में जब तक बुराई ख़त्म नहीं होगी तब तक उनमें फ़िलोसोफर का राज नहीं होगा, जबकि हम यह मानते हैं कि फ़िलोसोफर उनके किसी काम के नहीं हैं। मैंने कहा, आप एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सिर्फ एक कहानी में ही दिया जा सकता है। हाँ, सुकरात। और मुझे लगता है कि यह बोलने का एक ऐसा तरीका जिसके आप बिल्कुल भी आदी नहीं हैं।
मैंने कहा, मुझे लगता है कि आप मुझे ऐसी बेकार की बहस में डालकर बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन अब कहानी सुनिए और अब आप मेरी कल्पना की कमी पर और भी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि जिस तरह से सबसे अच्छे लोगों के साथ उनके अपने राज्यों में बर्ताव किया जाता है वह इतना बुरा है कि दुनिया के किसी भी चीज़ उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और इसलिए अगर मुझे उनका केस लड़ना है तो मुझे कहानी का सहारा लेना होगा और कई चीज़ों से बनी एक कहानी बनानी होगी, जैसा कि एक शानदार कहानी, बकरियों और हिरणों का मिलन जो तस्वीर में मिलता है, जो एक ऐसा जहाजी बेड़ा या जहाज की कल्पना करे जिसमें एक कैप्टन है जो क्रू के किसी भी सदस्य से लंबा और मजबूत है, लेकिन वह थोड़ा बहरा है और उसकी नज़र भी वैसी ही कमज़ोर है और उसे नेविगेशन का ज्ञान भी ज़्यादा नहीं है। नाविक स्टीयरिंग को लेकर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हर किसी की एक राय है कि उसे स्टीयरिंग करने का अधिकार है, हालांकि उसने कभी नेविगेशन की कला नहीं सीखी। यह नहीं बता सकता कि उसे किसने या कब सीखा है, और आगे यह भी कहेगा कि यह सिखाया नहीं जा सकता। और जो कोई भी इसके उलट कहता है वह उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। वे कैप्टन के चारों ओर जमा हो जाते हैं, उससे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें पतवार उन्हें सौंप दे, और अगर किसी समय वे नहीं मानते बल्कि दूसरों को उनसे बेहतर माना जाता है तो वे एक दूसरे को मार देते हैं या उन्हें जहाज से बाहर फेंक देते हैं। और उसके पहले उसने एक कैप्टन के होश को शराब या किसी नशीली दवा से जड़कर वे बगावत कर देते हैं और जहाज पर कब्जा कर लेते हैं और सामान लेकर भाग जाते हैं। इस तरह खाते पीते हुए वे अपने सफ़र पर वैसे ही आगे बढ़ते हैं जैसे उनसे उम्मीद की जा सकती है, और उनका साथ देते हैं और चालाकी से जहाज को कैप्टन के हाथ से छीनकर अपने हाथों में लेने की उनकी साजिश में उनकी मदद करता है। चाहे ज़बरदस्ती या बहला फुसला कर वे उसे नाविक, पायलट, काबिल नाविक कहकर तारीफ करते हैं और दूसरी तरह के आदमी को गाली देते हैं जिससे वे निकम्मा कहते हैं। लेकिन एक सच्चे पायलट को साल, मौसम, आसमान, तारे, हवा और अपनी कला से जुड़ी हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अगर वह सच में जहाज की कमान के काबिल बनना चाहता है और उसे जहाज चलाना ही होगा और चलेगा, और चाहे दूसरे लोग चाहे या न चाहें। अधिकार और जहाज चलाने की कला के इस मेल की संभावना कभी भी उनके दिमाग में गंभीरता से नहीं आई या उनके काम का हिस्सा नहीं बनी। अब उन जहाज़ों में जो बगावत की हालत में नाविकों को बगावत कर रहे हैं, एक सच्चे पायलट को कैसे देखा जाएगा? क्या वे उसे बकवास करने वाला, तारा दिखाने वाला निकम्मा नहीं कहेंगे? बेशक, एडिमेंटस ने कहा। मैंने कहा, जब तब आपको उस आकृति का मतलब सुनने की ये शायद ही जरूरत होगी, तो राज्य के साथ उसके संबंध में सच्चे दार्शनिक के बारे में बताती है, क्योंकि आप पहले ही से ही समझ गए हैं। निश्चित रूप से। तो मान लीजिए कि आप यह कहानी उस आदमी के पास ले जाते हैं जो यह जानकर हैरान है कि फिलोसोफरों को अपने शहरों में कोई इज्जत नहीं मिलती। उसे यह समझाएं कि उसे यकीन दिलाने की कोशिश करें कि उनका इज्जत मिलना कहीं ज़्यादा अनोखी बात होगी। मैं करूँगा। उससे कहो कि फिलोसफी के सबसे अच्छे मानने वालों को बाकी दुनिया के लिए बेकार समझना सही है, लेकिन उससे यह भी कहो कि उनके बेकार होने का दोष उन लोगों पर डालो जो उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, न कि खुद पर। पायलट को नाविकों से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उसे कमांड लें, यह कुदरत का नियम नहीं है। न ही समझदार लोगों को अमीरों के दरवाजे पर जाना चाहिए। इस कहावत के होशियार लेखक ने झूठ बोला है, लेकिन सच तो यह है कि जब कोई आदमी बीमार होता है तो वह, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे डॉक्टर के पास जाना ही होगा। और जो राज चाहता है उसे उसके पास जाना ही होगा जो राज कर सकता है। जो राजा किसी काम का हो उसे अपनी प्रजा से यह भीख नहीं मांगनी चाहिए कि वह उस पर राज करे। हालांकि इंसानों के आज के गवर्नर अलग तरह के हैं। उनकी तुलना बागी नाविकों की से और सच्चे नाविकों की तुलना उन लोगों से की जा सकती है जिन्हें वे निकम्मे और तारे देखने वाले कहते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। इन वजहों से और ऐसे लोगों के बीच फिलोसफी जो सबसे अच्छा काम है शायद दूसरे ग्रुपों के लोगों को ज़्यादा पसंद न आए। ऐसा नहीं है कि उसे सबसे ज़्यादा और सबसे लंबे समय तक नुकसान उसके विरोधी ने ही पहुंचाया, बल्कि उसके सामने अपने मानने वालों ने पहुंचाया है, जिनके बारे में आप मान सकते हैं कि आरोप लगाने वाला कहता है कि उनमें से ज़्यादातर लोग पक्के बदमाशों और सबसे अच्छे लोग बेकार हैं। इस राय से मैं सहमत था। हाँ, और अब यह कारण भी समझाया गया है कि अच्छे लोग बेकार क्यों हैं। सत्य है। तो क्या हम यह दिखाना शुरू करेंगे कि ज़्यादातर लोगों का करप्शन भी अनअवॉइडेबल है, और यह फिलोसफी पर उतना ही इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है जितना दूसरे पर, हर तरह से। और आइए अब हम बारी बारी से पूछें और जवाब दें। सबसे पहले उनके नरम और अच्छे स्वभाव के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको शायद याद होगा, सच्चाई उनका लीडर था, जिसका उन्होंने हमेशा और हर चीज़ में पालन किया।
इसमें नाकाम रहने पर वे एक धोखेबाज थे और सच्ची फिलोसफी में उनका कोई हिस्सा नहीं था। हाँ, ऐसा कहा गया था। खैर, क्या यह एक क्वालिटी और दूसरी क्वालिटी की तो बात ही छोड़िए, उनके बारे में मौजूदा सोच ही बहुत अलग नहीं है। उन्होंने कहा, जरूर। और क्या हमें उसके बचाव में यह कहने का हक नहीं है कि जान का सच्चा प्रेमी हमेशा होने की कोशिश करता रहता है। यही उसका स्वभाव है। वह सिर्फ दिखावा करने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि आगे बढ़ता रहेगा। उसकी तेज धार तब तक कम नहीं होगी, नहीं उसकी इच्छा की ताकत कम होगी, जब तक कि वह आत्मा में एक हमदर्द और मिलती जुलती शक्ति से हर चीज़ के असली स्वभाव का ज्ञान हासिल कर नहीं लेता और उस शक्ति के पास आकर मिलकर और उसके अस्तित्व में शामिल होकर मन और सच्चाई को जन्म देकर उसे ज्ञान होगा और वह सच में जिएगा और बढ़ेगा और तब तब तक नहीं जब वह अपनी मेहनत से नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि उनके बारे में इस तरह का वर्णन करना इससे ज़्यादा सही नहीं हो सकता। और क्या झूठ से प्यार करना किसी दार्शनिक के स्वभाव का हिस्सा होगा? क्या वह झूठ से पूरी तरह नफरत नहीं करेगा? वह करेगा। और जब सच्चे ही कैप्टन है तो हम उसके ग्रुप पर कोई बुराई का शक नहीं कर सकते। असंभव। न्याय और मन की सेहत कंपनी की होगी और उसके बाद संयम आएगा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ सही है। और न ही कोई वजह है कि मैं फिर से फिलोसोफर की खूबियों को बताऊं, क्योंकि आपको जरूर याद होगा कि हिम्मत, शान, समझ, याददाश्त ये सब उसके नेचुरल टैलेंट थे। और आपने कहा है कि हालांकि कोई भी मेरी बात को नहीं मना कर सकता, फिर भी अगर आप बातों को छोड़कर फैक्ट्स देखें तो जिन लोगों के बारे में ऐसा कहा गया है उनमें से कुछ तो साफ तौर पर बेकार हैं और ज़्यादातर पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। फिर हम इन इल्ज़ामों की वजह जानने के लिए आगे बढ़े और अब हम इस बात पर आ गए हैं कि ज़्यादातर लोग बुरे क्यों हैं। जिस सवाल ने हमें जरूरी तौर पर सच्चे फिलोसोफर की जांच और परिभाषा पर वापस ला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हमें फिलोसोफर के नेचर के करप्शन पर सोचना है, क्योंकि इतने सारे लोग खराब हो जाते हैं और इतने कम लोग खराब होने से बच पाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्हें बेकार तो कहा जाता था, लेकिन बुरे नहीं। और जब हम उनके बारे में बात कर लेंगे तो हम फिलोसफी की नकल करने वालों के बारे में बात करेंगे। वे किस तरह के लोग हैं जो ऐसे प्रोफेशन की चाहत रखते हैं जो उनसे ऊपर हैं और उन जिसके वे लायक नहीं हैं, और फिर अपनी कई कमियों की वजह से फिलोसफी और सभी फिलोसोफर पर वह यूनिवर्सल बुराई लाते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह भ्रष्टाचार क्या है? मैं देखता हूँ कि मैं उन्हें आपको समझा सकता हूँ या नहीं। हर कोई यह मानेगा कि एक ऐसा स्वभाव जिसमें एक दार्शनिक में जरूरी सभी गुण हों, एक दुर्लभ पौधा जो इंसान में बहुत कम देखने को मिलता है, सचमुच दुर्लभ। और कितने अनगिनत और ताकतवर कारण इन दुर्लभ स्वभावों को नष्ट कर देते हैं। क्या कारण क्या है? सबसे पहले तो उनके अपने गुण हैं, उनका साहस है, संयम और बाकी सब, जिनमें से हर एक तारीफ के काबिल गुण है। और यह एक बहुत ही अनोखी बात है, उन गुणों को रखने वाली आत्मा को खत्म कर देता है, फिलोसफी से भटका देता है। उन्होंने जवाब दिया, यह बहुत अनोखी बात है। फिर भी जिंदगी की सभी आम चीज़ें हैं, खूबसूरती, दौलत, ताकत, पद और सरकार में बड़े कनेक्शन, आप समझते हैं कि ये किस तरह की चीज़ें हैं? इनका भी भ्रष्ट करने वाला और ध्यान भटकाने वाला असर होता है। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं और ठीक से जानना चाहता हूँ कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा, सच तो पूरी तरह से समझो और सही तरीके से, तब तुम्हें पहले कही गई बातों को समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी और वे तुम्हें अजीब नहीं लगेंगी। और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, हम जानते हैं कि सभी जर्म्स या बीज, चाहे वे सब्जी के हों या जानवर के, जब जब उन्हें अपनी ताकत के हिसाब से सही न्यूट्रिशन या मौसम का मिट्टी नहीं मिलती तो वे सही माहौल की कमी के प्रति और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। क्योंकि बुराई जो अच्छा है उसके लिए जो बुरा है उसके मुकाबले ज़्यादा बड़ी होती है। बिल्कुल सच। यह मानने में तर्क है कि सबसे अच्छे स्वभाव को जब हालात में होते हैं तो खराब स्वभाव की तुलना में ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनमें ज़्यादा अंतर है, निश्चित रूप से। और क्या हम यह नहीं कहते कि एडिमेंटस की सबसे काबिल दिमाग है जब कम पढ़े लिखे होते हैं तो बहुत बुरे बन जाते हैं? क्या बड़े जुर्म और पूरी तरह से बुराई की भावना किसी कमजोरी के बजाय पढ़ाई लिखाई के खराब हुए स्वभाव से नहीं आती? जबकि कमजोर स्वभाव वाले लोग शायद ही कोई बहुत बड़ा अच्छा या बहुत बड़ा बुरा कर पाते हैं।
मुझे लगता है कि आप सही हैं, और हमारे फिलोसोफर भी यही मानते हैं। वे एक तरह के पौधे हैं जिसे सही देखभाल मिलने पर सभी अच्छे गुणों के साथ बढ़ना और बड़ा होना जरूरी है, लेकिन अगर उसे किसी दूसरे मिट्टी में बोया और लगाया जाए तो वह सभी खरपतवारों में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, जब तक कि उसे किसी दैवीय शक्ति से बचाया न जाए। क्या आपको सच में लगता है कि लोग अक्सर अक्सर कहते हैं कि हमारे युवा सोफिस्टों द्वारा भ्रष्ट हो गए हैं, या कला के प्राइवेट टीचर उन्हें किसी भी हद तक भ्रष्ट कर रहे हैं जिसके बारे में बात की जाए? क्या ये बातें कहने वाले लोग सबसे बड़े सोफिस्ट नहीं हैं? क्या वे जवान और बूढ़े, मर्द और औरत सभी को पूरी तरह से शिक्षित नहीं करते और उन्हें अपने दिल के हिसाब से नहीं बनाते? उन्होंने कहा, यह कब पूरा होगा? जब वे एक साथ मिलते हैं और दुनिया किसी मीटिंग में या कोर्ट में या थिएटर में या कैंप या किसी और पॉपुलर जगह पर बैठती है और वहाँ बहुत बड़ा हंगामा होता है, और वे कहीं या कहीं और वे कही या की जा रही कुछ बातों की तारीफ करते हैं और दूसरी बातों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दोनों को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, चिल्लाते और ताली बजाते हैं, और चट्टानों और जिस तरह वे इकट्ठा होते हैं उसकी गूंज तारीफ या इल्ज़ाम की आवाज़ को दोगुना कर देती है। ऐसे समय में जैसा कि वे कहते हैं, क्या एक जवान आदमी का दिल उसके अंदर नहीं उछलेगा? क्या कोई प्राइवेट ट्रेनिंग उसे पॉपुलर राय की भारी बाढ़ के सामने मजबूती से खड़ा करने में मदद करेगी, या वह धारा में बह जाएगा? क्या उसके पास अच्छाई और बुराई के बारे में वे विचार नहीं होंगे जो आम जनता के पास होते हैं? वह वैसा ही करेगा जैसा वे कहते हैं, और जैसे वे हैं वह वैसा ही होगा। हाँ, सुकरात उसे हाँ सुकरात, जरूरत उसे मजबूर कर देगी। और फिर भी, मैंने कहा, एक और भी बड़ी ज़रूरत है जिसका जिक्र नहीं किया गया है। वह क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, ये नए सोफिस्ट और शिक्षक जो आम जनता है, जब उनके शब्द बेबस होते हैं तो वे अटेंडर्स या जब्त करने करने या मौत की हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वैसा करते हैं, और पूरी ईमानदारी से। अब ऐसा आसमान मुकाबले अब ऐसे असमान मुकाबले में किसी दूसरे सोफिस्ट या किसी प्राइवेट इंसान की क्या राय जीत पाएगी? उन्होंने जवाब दिया, कोई नहीं। नहीं, सच में, मैंने कहा, कोशिश करना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। न तो कोई अलग तरह का करेक्टर है, न कभी रहा है, और न कभी होने की उम्मीद है, जिसे पब्लिक ओपिनियन के अलावा अच्छे अच्छे गुणों की कोई ट्रेनिंग न मिली हो। मैं, मेरे दोस्त, सिर्फ इंसानी गुणों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि कहावत है, इंसानी गुणों में से ज़्यादा कुछ इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो कि सरकारों की मौजूदा बुरी हालत में जो कुछ बेचता और अच्छा है वह भगवान की ताकत से बचता है, जैसा कि हम सच कह सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। फिर मैं एक और बात पर भी आपकी सहमति चाहता हूँ। आप क्या कहने जा रहे हैं? क्यों वे सभी किराए के लोग, जिन्हें बहुत से लोग सोफिस्ट कहते हैं और जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते हैं, असल में बहुत से लोगों की राय के अलावा कुछ नहीं सिखाते, यानी अपनी सभाओं की राय, और यही उनकी समझदारी है। मैं उनकी तुलना में एक ऐसे आदमी से कर सकता हूँ जो एक ताकतवर इंसान के स्वभाव और इच्छाओं का अध्ययन करे, जिसे वह खिलाता है। वह सीखेगा कि उसके पास कैसे जाना है और उसे कैसे संभालना है। यह भी कि वह किस समय और किन कारणों से खतरनाक या इसका उल्टा और उसकी अलग अलग चीज़ों का क्या मतलब है। और जो आवाज़ें, जब कोई दूसरा बोलता है तो उसे शांति मिलती है या गुस्सा आता है। और आप आगे यह भी सोच सकते हैं कि जब लगातार उस पर ध्यान देते हुए वह इन सब में परफेक्ट हो जाता है तो वह अपने ज्ञान को साझीदार समझदारी कहता है, और उससे एक सिस्टम या कला बनाता है जिसे वह सिखाने लगता है। हालांकि उसे इस बात का कोई पक्का अंदाजा नहीं होता कि वह जिन चीज़ों या सिद्धांतों की बात कर रहा है उसे उसका क्या मतलब है, बल्कि वह उसे इज्जतदार या अच्छा या बुरा या सही या गलत कहता है। जब यह सब उस बड़े जानवर के स्वाद और मिजाज के हिसाब से होता है, वह अच्छाई को वह कहता है जिसमें जानवर को खुशी मिलती है, और बुराई को वह जो उसे पसंद करता है। और वह उनके बारे में कोई और वजह नहीं बता सकता सिवाय इसके कि सही और नेक चीज़ें जरूरी हैं। उसने खुद कभी नहीं देखा, और न ही दूसरों को दोनों की प्रकृति या उनके बीच का अंतर, जो बहुत बड़ा और समझाने की ताकत रखता है। भगवान की कसम, क्या ऐसा व्यक्ति एक दुर्लभ शिक्षक नहीं होगा? हाँ, वह ऐसा ही करेगा। और जो सोचता है कि समझदारी का मतलब है पेंटिंग, म्यूजिक या आखिर में पॉलिटिक्स में अलग अलग तरह के लोगों के मिजाज और पसंद को समझना,
वह उससे कैसे अलग हो है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब कोई आदमी बहुत से लोगों के साथ रहता है और उस उन्हें अपनी कविता या कोई और आर्ट वर्क या सरकार के लिए की गई अपनी अपनी सेवा दिखाता है और उन्हें उन्हें अपना जज बनाता है जबकि वह मजबूर नहीं है, तो डायोमिथ की तथाकथित जरूरत उसे वही बनाने के लिए मजबूर करेगी जिसकी वे तारीफ करते हैं। और फिर भी इज्जतदार और अच्छे के बारे में अपनी सोच को पक्का करने के जो कारण देते हैं वे पूरी तरह से मज़ेदार हैं। क्या आपने कभी उनमें से कोई ऐसा सुना जो गलत था? नहीं, और जो न ही मुझे सुनने की संभावना है। क्या आप मेरी बात की सच्चाई जानते हैं? तो फिर मैं आपसे आगे सोचने के लिए कहता हूँ कि क्या दुनिया कभी बहुत सारी खूबसूरती चीज़ों के चीज़ों के बजाय पूरी तरह से खूबसूरती होने पर विश्वास करने के लिए प्रेरित होगी, या हर तरह की बहुत सारी चीज़ों के बजाय हर तरह की पूरी चीज़ पर विश्वास करने के लिए प्रेरित होगी? हरगिज़ नहीं। तो फिर दुनिया फिलोसोफर नहीं हो सकती, असंभव। और इसलिए दार्शनिकों की दुनिया की निंदा का सामना करना ही पड़ इसलिए दार्शनिकों को ओह इसलिए दार्शनिकों को दुनिया की निंदा का सामना करना ही पड़ता है, और उन सब लोगों के बारे में जो भीड़ के साथ मिलकर उन्हें खुश करना चाहते हैं। यह तो साफ है। तो क्या आपको कोई ऐसा तरीका दिखता है जिससे फिलोसोफर को आखिर तक उसके काम में बनाए रखा जा सके? और याद रखें कि हम उसके बारे में क्या कह रहे थे, कि उसमें फुर्ती, याददाश्त, हिम्मत और शान होनी चाहिए। ये बात मानी गई है। हमें सच्चे दार्शनिक के तोहफे बनने के लिए प्रेरित करें। हाँ, क्या ऐसा इंसान बचपन से ही सभी चीज़ों में सबसे आगे नहीं होगा, खासकर अगर उसकी शारीरिक क्षमताएं उसकी मानसिक क्षमताओं जैसी हों? उन्होंने कहा, जरूर। और जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसके दोस्त और साथी नागरिक उससे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। कोई सवाल ही नहीं। उसके पैरों पर गिरकर वे उससे रिक्वेस्ट करेंगे और उसे इज्जत देंगे और उसकी चापलूसी करेंगे, क्योंकि वे अभी उनके हाथों में वह पावर पाना चाहते हैं जो वह एक दिन उसके पास होगी। उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर होता है, और ऐसे ही हालत में ऐसा आदमी क्या करेगा, खासकर अगर वह किसी बड़े शहर या नागरिक हो बड़े शहर या नागरिक का हो, अमीर और शरीफ हो, लंबा और चौड़ा नौजवान हो? क्या वह बहुत ज़्यादा उम्मीदों से भरा नहीं होगा और खुद को हेलेन और बर्बर लोगों को काम संभालने लायक नहीं समझेगा? और अपने दिमाग में ऐसी बातें डाल कर क्या वह बेकार की शान और बेमतलब के घमंड में खुद को नहीं बढ़ाएगा और ऊपर नहीं उठाएगा? पक्का है कि वह ऐसा ही करेगा। अब जब वह इस मन स्थिति में हो, अगर कोई प्यार से उसके पास आकर कहे कि वह मूर्ख और उसे समझ चाहिए जो सिर्फ मेहनत करके ही मिल सकती है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मुश्किल हालत में वह आसानी से सुनने के लिए राजी हो जाएगा? बिल्कुल अलग। और अगर कोई ऐसा भी हो जिसकी अंदरूनी अच्छाई या नेचुरल समझदारी की वजह से उसकी आंखें थोड़ी खुल गई हो, तो वह फिलोसफी की वजह से विनम्र और कैद हो गया हो, तो उसके दोस्त कैसा बर्ताव करेंगे जब उन्हें लगेगा कि उसके साथ से सहा वे उसके साथ से मिलने वाला वह फ़ायदा खो देंगे जिसकी उन्हें उम्मीद थी? क्या वे उसे अपने स्वभाव के आगे झुकने से रोकने और उसके टीचर को बेबस करने के लिए कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं कहेंगे? इसके लिए वे प्राइवेट साजिशों के साथ पब्लिक केस भी चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में हो वह कैसे दार्शनिक बन सकता है? असंभव। तो क्या हम यह कहने में सही नहीं थे कि जो गुण किसी व्यक्ति को बनाते हैं वे भी? क्या एक फिलोसोफर, अगर हाँ वह कम पढ़ा लिखा है, तो उसे फिलोसफी से उतना ही दूर कर सकता है जितने की दौलत और उससे जुड़ी चीज़ें और ज़िंदगी की दूसरी तथाकथित चीज़ें? हम बिल्कुल सही थे। इस तरह मेरे प्यारे दोस्त, मैं जिस तरह के लोगों के बारे में बता रहा हूँ वह सब बर्बादी और नाकामी इसी वजह से होती है। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे हिसाब से कभी भी बहुत कम होते हैं। इसी ग्रुप से वे लोग आते हैं जो देशों और लोगों के लिए सबसे बड़ी बुराई करते हैं, और जब लहरें उन्हें उस तरफ ले जाती हैं तो सबसे बड़ी भलाई भी करते हैं। लेकिन एक छोटा आदमी कभी भी लोगों या देशों के लिए कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल सच है।
और इसलिए फिलोसफी उजाड़ हो गई है। उसकी शादी की रस्म अधूरी रह गई क्योंकि उसके अपने ही लोग उससे दूर हो गए और उसे छोड़ दिया। और जब वे एक झूठी और खराब जिंदगी जी रहे थे तो दूसरे नाकाबिल लोग यह देख कर कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके, अंदर आ गए और उसकी बेइज्जती करने लगे और उस पर वही बुरा भला कहने लगे जो, जैसा कि तुम कहते हो, उसके उलाहने देने वाले कहते हैं, और जो उसके मानने वाले के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग किसी काम के नहीं और उनमें से ज़्यादातर लोग सबसे कड़ी सजा के लायक होते हैं। तो लोग तो यही कर कहते हैं। हाँ, और मैंने कहा, आप और क्या उम्मीद करेंगे? जब आप उन छोटे जीवों के बारे में सोचते हैं तो क्या इस जमीन को अपने लिए खुला देखकर एक ऐसी जमीन जो अच्छे नामों और दिखावटी टाइटल से भरी हुई है, उसे कैदी जेल से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर भागते हैं, अपने कामों से निकलकर फिलोसफी में कूद पड़ते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे शायद ही अपने बुरे कामों में अपन सबसे होशियार होते हैं, क्योंकि भले ही फिलोसफी इस बुरी हालत में हो, फिर फिर भी उसमें एक ऐसी इज्जत रहती है जो कलाओं में नहीं मिलती। और इस तरह बहुत से लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं जिनका स्वभाव अधूरा होता है और जिनकी आत्माएं अपनी निजता से अपाहिज और खराब हो जाती हैं, जिसे उनके शरीर अपने काम और कारीगरों से। क्या यह जरूरी नहीं? हाँ, क्या वे बिल्कुल उस गंजे छोटे टिंकर की तरह नहीं है जो अभी अभी तंगी से बाहर आया है और उसे दौलत मिली है, वह नहाता है और नया कोट पहनता है और दूल्हे की तरह तैयार होता है, जो अपने मालिक की बेटी से शादी करने जा रहा है जो गरीब और बेसहारा रह गई है, एकदम सटीक पैरेलल। ऐसी शादियों का क्या नतीजा होगा? क्या वे घटिया और कमीनी नहीं होंगी? इनमें कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब ऐसे लोग जो पढ़ाई के लायक नहीं है फिलोसफी के पास जाते हैं और उसे रिश्ता बनाते हैं जो उनसे ऊपर हैं, तो वे कैसे सोचेंगे और कैसे सोचेंगे? क्या राय बनाने की संभावना है? क्या वे सुनने में अच्छी लगने वाली बातें नहीं होंगी जिनमें कुछ भी असली नहीं होगा, जो सच्ची समझदारी के लायक या उससे मिलती जुलती नहीं होंगी? उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं। तब एडेमेंटस, मैंने कहा, दर्शन शास्त्र के योग्य शिष्य केवल एक छोटा सा अवशेष होंगे, शायद कुछ महान और सुशिक्षित व्यक्ति जो उसकी सेवा में निर्वासन में बंदी है, जो भ्रष्ट प्रभाव की अनुपस्थिति में उसके प्रति समर्पित रहते हैं, या किसी निज शहर में जन्मा कोई उच्च आत्मा जिसकी राजनीति से वह घृणा करता है, उसकी उपेक्षा करता है। कुछ प्रतिभाशाली लोग भी हो सकते हैं जो कलाओं को छोड़ देते हैं जिनसे वे उचित रूप से घृणा करते हैं और उसके पास आते हैं। या शायद कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे मित्र थीजेस की लगाम से बंधे हैं, क्योंकि थीजेस के जीवन की हर चीज़ ने उन्हें दर्शन शास्त्र से विचलित करने की साजिश की, लेकिन खराब स्वास्थ्य ने उन्हें राजनीति से दूर रखा। आंतरिक संकेत का मेरा अपना मामला शायद ही उल्लेख करने के योग्य है, क्योंकि शायद ही अगर कभी किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा मॉनिटर दिया गया हो और वे जानते हैं कि कोई भी नेता ईमानदार नहीं है, न ही कोई न्याय का हिमाती है जिसके साथ वे लड़ सकें और बच सकें, ऐसे इंसान की तुलना उस आदमी से की जा सकती है जो जंगली जानवरों के बीच गिर गया हो। वह अपने साथियों की बुराई में शामिल नहीं होगा, लेकिन वह अकेले उनके कब सभी कुकार स्वभाव का सामना भी नहीं कर सकता। इसलिए यह देखते हुए कि वह देश या अपने दोस्तों के किसी काम का नहीं होगा, यह सोचकर कि उसे अपना या दूसरों का कोई भला किए बिना अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तब वह चुप रहता है और अपने रास्ते चला जाता है। वह उस इंसान की तरह जो धूल और ओले के तूफान में जिससे तेज हवा चलती है, एक दीवार की आड़ में छिप जाता है और बाकी इंसानों को बुराई से भरा देखकर वह खुश रहता है। अगर वह अपनी ज़िंदगी जी सके और बुराई या गलत कामों से दूर रह सके और शांति और अच्छी उम्मीदों के साथ चला जाए। उन्होंने कहा, हाँ, और जाने से पहले उन्होंने एक बड़ा काम किया होगा, एक महान काम, हाँ, लेकिन सबसे महान नहीं जब तक कि उसे अपने लिए सही राज्य न मिल जाए, क्योंकि जो राज्य उसके लिए सही है उसमें उसकी ज़्यादा तरक्की होगी और वह अपने देश के साथ साथ खुद का भी उद्धार करेगा। फिलोसफी का इतना बुरा नाम क्यों है, यह अब काफ़ी हद तक समझाया जा चुका है। उसके खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामों में नाइंसाफ़ी दिखाई गई है। क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, इस बारे में और कुछ नहीं, लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा कि आपके राय में अभी जो सरकारें उनमें से कौन सी उनके लिए सही है? मैंने कहा, उनमें से कोई भी नहीं, और यही आरोप मैं उन पर लगाता हूँ। उनमें से कोई भी फिलोसफिकल नेचर के लायक नहीं है और इसलिए वह नेचर बिगड़ा हुआ और अलग थलग है, जैसे किसी विदेशी
विदेशी ज़मीन पर बोया गया अनोखा बीज बेजान हो जाता है और उस पर हावी हो जाता है और वह खुद को खो देता है। नई ज़मीन वैसे ही फिलोसफी की वह ग्रोथ टिकने के बजाय बिगड़ जाती है और एक नया रूप ले लेती है। लेकिन अगर फिलोसफी सभी स्टेट्स में वह परफेक्शन पाती है जो वह खुद है, तो यह देखा जाएगा कि वह सच में डिवाइन है और बाकी सभी चीज़ें, चाहे इंसान का नेचर हो या इंस्टीट्यूशन, सिर्फ इंसानी हैं। और अब मुझे पता है कि आप क्या पूछने वाले हैं, वह स्टेट क्या है। नहीं, उन्होंने कहा, आप गलत हैं, क्योंकि मैं एक सवाल और पूछने वाला था, क्या यह वह स्टेट है जिसके हम फाउंडर और इन्वेंटर हैं, या कोई और? हाँ, मैंने जवाब दिया, ज़्यादातर मामलों में हमारा यही मानना है कि, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने पहले कहा था कि राज्य में हमेशा किसी ऐसे जीवित अधिकारी की ज़रूरत होगी जिसके पास संविधान के बारे में सही वही विचार हो जो आपको तब मिला था जब आप विधायक के तौर पर कानून बना रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, ऐसा ऐसा कहा गया था, हाँ, लेकिन ठीक तौर तरीके से नहीं। आपने बीच में आपत्ति जताकर हमें डरा दिया, जिससे पक्का पता चला कि चर्चा लंबी और मुश्किल होगी, और जो अभी भी बाकी वह आसान या उल्टा है। अब क्या बचा है? सवाल यह है कि फिलोसफी की पढ़ाई को इस तरह कैसे व्यवस्थित किया जाए कि वह देश की बर्बादी न बने। सभी बड़ी कोशिशों में रिस्क होता है कि, जैसा कि लोग कहते हैं, कठिन काम ही अच्छा है। फिर भी उन्होंने कहा, हम बात साफ हो जाने दीजिए और फिर जांच पूरी हो जाएगी। मैंने कहा, मुझे किसी भी तरह की इच्छा शक्ति की कमी से रुकावट नहीं आएगी, लेकिन अगर आएगी भी तो ताकत की कमी से। मेरा जोश आप खुद देख सकते हैं, और कृपया यह बताना न भूलें कि जो मैं कहने वाला हूँ उसमें मैं कितनी हिम्मत और बिना किसी झिझक के कहता हूँ कि राज्यों को फिलॉसफी को अपनाना चाहिए, वैसे नहीं जैसे वे अभी करते हैं, बल्कि एक अलग भावना से। किस तरह से? मैंने कहा, अभी फिलॉसफी के स्टूडेंट काफ़ी अच्छे छोटे हैं। जब बचपन से मुश्किल से निकले होते हैं, तो वे पैसे कमाने और अपने घरों के कामों से बचा हुआ समय इन कामों में लगाते हैं। और इनमें से जो लोग फिलोसफी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, वे भी इस सब्जेक्ट को बड़ी मुश्किल मुश्किल मेरा मतलब है डायलेक्ट को देखते हैं, और वे खुद को इससे दूर कर लेते हैं। बाद में जब कोई और बुलाता है तो शायद वे लेक्चर सुनने जाते हैं और इस बारे में बहुत शोर मचाते हैं, क्योंकि फ़िलॉसफ़ी को वे एक सही काम नहीं मानते। आखिर में जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर हम मामलों में वे हेरालिक्टस के सूरज से भी ज़्यादा बुरी तरह से बुझ जाते हैं, क्योंकि वे फिर रोशनी कभी नहीं देते। हेराग्लिक्टस ने कहा था कि सूरज हर शाम को बुझ जाता है और हर सुबह फिर जलता है। लेकिन क्या रास्ता होना चाहिए? इसका ठीक उल्टा। बचपन और जवानी में उनकी पढ़ाई और वे जो फिलोसफी सीखते हैं वह उनके छोटे सवालों के हिसाब से होना चाहिए। इस इस दौरान जब वे बड़े हो रहे हों तो उनके शरीर का सबसे ज़्यादा और ख़ास ध्यान कहा जाना चाहिए, ताकि वे उसे फिलोसफी की सेवा में इस्तेमाल कर सकें। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है और बुद्धि मैच्योर होने लगती है, उन्हें आत्मा की कसरत बढ़ानी चाहिए। लेकिन जब हमारे नागरिकों की ताकत कम हो जाए और वे सिविल और मिलिट्री ड्यूटी से आगे निकल जाएं, तो उन्हें अपनी मर्जी से घूमने दें और कोई गंभीर काम न करें। और क्योंकि हम यह चाहते हैं कि वे यहाँ खुशी से रहें और इस ज़िंदगी को दूसरी ज़िंदगी में वैसे ही खुशी दें। उन्होंने कहा, सुकरात, आप सच में कितने पक्के हैं। मुझे इस बात पर यकीन है, और फिर भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके ज़्यादातर सुनने वाले आपके विरोध में और भी ज़्यादा पक्के होंगे और कभी यकीन नहीं करेंगे। थ्रेसी माचस तो बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, थ्रेसी माचस और मेरे बीच झगड़ा मत करो, जो हाल ही में मेरा दोस्त बने हैं। हालांकि असल में हम कभी दुश्मन नहीं थे, क्योंकि मैं तब तक पूरी कोशिश करता रहूँगा जब तक कि मैं या तो उसे और दूसरे लोगों को बदल न दूँ, या कुछ ऐसा न करूँ जिससे उन्हें कुछ फ़ायदा हो। वे फिर से जिएंगे और किसी और हालत में वैसे ही बात करेंगे। आप ऐसे समय में बात कर रहे हैं जो बहुत निकट नहीं है, बल्कि, मैंने जवाब दिया, एक ऐसे समय की जो हमेशा के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर भी मुझे हैरानी नहीं होती कि बहुत से लोग मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वह सच में नहीं देखा जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ फिलोसफी की एक आम नकल देखी है, जिसमें शब्दों की बनावटी तरीकों के साथ एक साथ लाया गया है, जिस हमारे जैसे नहीं, जिसमें नेचुरल एकता है।
लेकिन एक इंसान जो बातों और कामों में जहाँ तक हो सके अच्छे गुणों के अनुपात और समानता में पूरी तरह से डला हुआ है, ऐसे आदमी एक शहर में राज कर रहा है और जो उसी छवि को देखता है उस उन्होंने अभी तक कभी नहीं देखा, न तो उनमें से एक ने और न ही बहुतों ने। क्या आपको लगता है कि उन्होंने कभी देखा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मेरे दोस्त, और उन्होंने शायद ही कभी आज़ाद और अच्छी भावनाएं सुनी हो। ऐसी बातें लोग तब कहते हैं जब वे ज्ञान के लिए सच को पूरी लगन से और अपनी पूरी ताकत से ढूंढ रहे होते हैं, जबकि वे झगड़े की बारीकियों को ठंडे दिमाग से देखते हैं। यह नतीजा राय और झगड़ा होता हो, चाहे वे उनसे कोर्ट में मिले या समाज में। उन्होंने कहा, आप जो बातें कह रहे हैं वे उससे अनजान हैं, और यही वह बात थी जिसका हमने पहले से अंदाजा लगाया था, और यही वजह थी कि सच में हमें बिना डर और झिझक के यह मानने पर मजबूर किया गया, न तो शहर और न ही राज्य और न ही इंसान तब तक परफेक्शन हासिल कर पाएंगे जब तक कि फिलोसोफर का वह छोटा सा ग्रुप जिसे हम जानते हैं पर काम नहीं करेगा, जिन्हें बेकार कहा जाता है। लेकिन प्रश्न उन्हें भगवान की मर्जी से राज्य का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वे चाहें या न चाहें, और जब तक राज्य पर भी उनकी बात मानने की वैसी ही जरूरत न आ जाए, या जब तक राजाओं या अगर राजा नहीं तो राजाओं के बेटों या राजकुमारों को भगवान की प्रेरणा से सच्ची फिलोसफी के लिए सच्चा प्यार न मिल जाए, मुझे यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता कि इनमें से कोई भी या दोनों विकल्प नामुमकिन हैं। अगर ऐसा होता तो हमें सपने देखने वाले और दूर की सोचने वाले कहकर सही मजाक उड़ाया जा सकता था। क्या मैं सही नहीं हूँ? बिल्कुल सही। अगर अतीत के अनगिनत युगों में या आज किसी विदेशी जगह पर जो बहुत दूर और हमारी समझ से परे है, कोई सिद्ध दार्शनिक किसी बड़ी ताकत द्वारा राज्य का कार्यभार संभालने के लिए मजबूर हुआ है या रहा है या बाद में होगा, तो हम मरते दम तक यह कहने को तैयार हैं कि हमारा संविधान ऐसा ही रहा है। हाँ, और जब भी दर्शन की देवी रानी होंगी तब भी ऐसा ही होगा। जब इस सब में कुछ भी नामुमकिन नहीं है और हम खुद मानते हैं कि इसमें एक मुश्किल है। उन्होंने कहा, मेरी राय आपकी राय से सहमत है, लेकिन क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह आम लोगों की राय नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हे मेरे दोस्त, मैंने कहा, भीड़ पर हमला मत करो, वे अपना मन बदल लेंगे। अगर गुस्से में नहीं बल्कि धीरे से उन्हें शांत करने और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के प्रति उनकी नापसंदगी दूर करने के लिए तुम उन्हें अपने फिलोसोफर वैसे ही दिखाओगे जैसे वे असल में हैं, और वैसा तुम अभी उनके कैरेक्टर और प्रोफेशन के बारे में बता रहे थे, और तब इंसान देखेगा कि जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वह वैसा नहीं है जैसा वे सोच रहे थे। अगर वे इस नई नज़र से देखेंगे तो वे निश्चित रूप से उसके बारे में अपनी सोच बदल लेंगे और दूसरे तरीके से जवाब देंगे। जो उनसे प्यार करता है और उससे दुश्मनी कर सकता है, जो खुद नरम और जलन से मुक्त है, वह ऐसे इंसान से जलन करेगा जिसमें जलन नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए जवाब देता हूँ कि कुछ लोगों में यह कठोर स्वभाव पाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इंसानों में नहीं। उन्होंने कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। और क्या आप भी मेरी तरह यह नहीं सोचते कि फिलोसफी के प्रति बहुत से लोगों में जो कठोर भावना होती है वह डोंगियों से आती है, जो बिना बुलाए ही आ जाते हैं और हमेशा उन्हें गाली देते हैं और उनमें कमियां निकालते हैं, जो चीज़ों के बजाय लोगों को अपनी बातचीत का विषय बनाते हैं। और फिलोसोफर के लिए इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। यह बहुत अनुचित है, क्योंकि वह एडिमेंटस, जिसका मन सच्चा होने पर टिका और जिसके पास दुनिया के मामलों की नीची नज़र से देखने या इंसानों से लड़ने के लिए नफरत और जलन से भरने का समय जरूर नहीं है, और उसकी नज़र हमेशा उन चीज़ों पर टिकी रहती है जो स्थिर और बदलने वाली नहीं है, जिन्हें वह न तो एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते हुए देखते हैं और न ही किसी चीज़ से नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि सभी को तर्क के अनुसार चलते हुए देखा। वह इनकी नकल करता है और जहाँ तक वह इनकी नकल करेगा जैसा कि वह कर सकता है, खुद को वैसा ही डाल ले। क्या कोई आदमी उस चीज़ की नकल करने से बच सकता है जिसके साथ वह सम्मान से बात करता है? असंभव। और जो फिलोसोफर भगवान के आदेश से बात करता है वह इंसान की फितरत के हिसाब से जहाँ तक हो सके सही और भगवान जैसा बन जाता है, लेकिन बाकी सब की तरह भी बुराई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर उसे न सिर्फ खुद को बल्कि आमतौर पर इंसानी फितरत को, चाहे वह देश में हो या अकेले,
वैसे बनाने की ज़रूरत हो जैसा वह कहीं और देखता है, तो आपको लगता है कि वह इंसाफ, संयम और हर अच्छे काम को करने में माहिर नहीं होगा? कुछ भी हो, लेकिन अनस्किल्ड नहीं। और यह है, अगर दुनिया को लगे कि हम उसके बारे में जो कह रहे हैं वह सच है, तो क्या वे फिलोसफी से नाराज हो जाएंगे? क्या वे हम पर यकीन नहीं करेंगे जब हम उनसे कहेंगे कि कोई भी देश कुछ नहीं है जैसा आसमानी पैटर्न की नकल करने वाले कलाकारों ने डिजाइन नहीं किया हो? उन्होंने कहा, अगर वे समझ जाएंगे तो वे नाराज नहीं होंगे, लेकिन जिस प्लान की आप बात कर रहे हैं उससे वे कैसे पूरा करेंगे?